नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों, इंडिया जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, इंडिया जीके में दोस्तों अपना जो टॉपिक चल रहा है इतिहास से संबंधित है। इतिहास में दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी, जिसमें अपन ने लगभग 25 क्वेश्चनों के बारे में देख लिया था। और आज की इस वीडियो में लगभग अपन 15 क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। तो छोटी सी वीडियो, लगभग 10-15 मिनट की वीडियो को पूरी देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल किसे माना गया है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर की अहिंसा, या फिर दुर्बल की अहिंसा, या फिर डरपोक की अहिंसा, या पद दलित की अहिंसा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बल किसको माना गया है? वीर जो होता है उसकी जो अहिंसा होती है, यानी कि वो वीर होने के बाद भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो सबसे बड़ा बल माना गया महात्मा गांधी के अनुसार। ठीक है, आगे देखिए। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया है दोस्तों? ये एसएससी सीजीएल 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में जो कैबिनेट मिशन है दोस्तों, ये किस लिए भेजा गया है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों यहाँ पे भारतीय भारत में कैबिनेट मिशन को मतलब कि भेजा गया दोस्तों। ठीक है, कब भेजा गया दोस्तों? ये अपना भेजा गया 1946 के अंदर। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया, जो भी किसके लिए? ये शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों ये कैबिनेट मिशन भेजा गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं नीचे। कैबिनेट मिशन कब आया दोस्तों? ये कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को, दिल्ली में आया था। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना दोस्तों, ये कैबिनेट मिशन का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, ये आया कब था? 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया था। और इसका मेन उद्देश्य था स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करना। ठीक है, और शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना और अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों। ये कब आया था? 24 मार्च 1946 को। ठीक है, 24 मार्च 1946 को दोस्तों ये कैबिनेट मिशन अपने भारत में आया था। और इसका मेन उद्देश्य था जो स्वतंत्र भारत हो, उसके अंदर संवैधानिक व्यवस्था करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो कैबिनेट मिशन है दोस्तों, इसमें कौन कौन से सदस्य थे और इसका अध्यक्ष कौन था? तो जो कैबिनेट मिशन था, इसका जो मेन जो मतलब कि नेतृत्व करने वाला वो कौन है? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये कैबिनेट मिशन का नेतृत्व करने वाला था। और इसके 2 साथी और थे, जिसका क्या नाम दोस्तों? एक का नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स है, और एक का नाम है एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, एक तो स्टेफोर्ड क्रिप्स है और एवी अलेक्जेंडर, जो कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के मतलब कि एक सहायक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस से हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए दोस्तों? तो यहाँ पे 1939 में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने पट्टभी सीताराम मैया को दोस्तों हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, यहाँ पे जनवरी, ठीक है जनवरी है, यहाँ पे जनवरी का महीना है और 1939 है। 1939 में दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते, किसको हराकर? पट्टभी सितार मैया को। ठीक है, पट्टभी सितार मैया को हराकर जनवरी 1939 के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन गांधी जी की असहमति के कारण दोस्तों ये अप्रैल के अंतर्गत वापस कांग्रेस पार्टी को मतलब कि अपना त्याग पत्र दे देते हैं। और डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मतलब कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। त्रिपुरा में जनवरी 1939 में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस गांधी जी गांधी जी मतलब कि अपने सुभाष चंद्र बोस से समर्थित नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीताराम मैया को हराकर, ये कौन था दोस्तों? पट्टाभी सीताराम मैया ये गांधी जी के द्वारा समर्थित आदमी था। और इसके विरुद्ध कौन था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने हराकर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता का चुनाव जीता। लेकिन गांधी जी के असहयोग के कारण अप्रैल 1939 को उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। और इसके बाद में जो राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
1939 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो यहाँ पे 1937 के अंतर्गत दोस्तों कौन से 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? ठीक है, कांग्रेस के मतलब कि मंत्रिमंडल नहीं थे, वो कौन से 2 राज्य हैं? तो यहाँ पे अपन बात करें दोस्तों, एक तो बंगाल है, एक पंजाब है, ठीक है। बंगाल और पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, यानी कि कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं था 1937 में। और इसके अलावा देख तो एक और था जिसका नाम सिंध प्रांत है, जो कि अपने अभी पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत है, ठीक है। यहाँ पे बंगाल और पंजाब के अंतर्गत गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल था, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वर्ष 1947 की बात करें तो चुनाव में कांग्रेस को मतलब कि बंगाल और पंजाब और सिंध में पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका, तथा पंजाब में यूनिस्ट पार्टी तथा मुस्लिम लीग, पंजाब में कौन सी पार्टी बनी? एक तो यूनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग की सरकार बनी। एक बंगाल में किसकी सरकार बनी दोस्तों? कर्षक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की सरकार बनी, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और पंजाब और अपने बंगाल के अंतर्गत गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है दोस्तों? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सही मेल है दोस्तों? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की बात करें दोस्तों, असहयोग आंदोलन अपने महात्मा गांधी से संबंधित है, तो ये ऑप्शन तो अपना गलत है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन में दोस्तों अपने रविंद्रनाथ टैगोर इससे इसके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के साथ में रविंद्रनाथ टैगोर जुड़े हुए थे, लेकिन पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं थे, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत है। भारतीय राष्ट्रीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष कौन दोस्तों? तो ये अपने सुभाष चंद्र बोस हैं, तो ये ऑप्शन अपना सही है, ठीक है। सुमेल करने की बात की गई तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के जो अध्यक्ष है वो कौन है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। और स्वराज पार्टी की बात करें तो स्वराज पार्टी के ये भी अपना ऑप्शन गलत होने वाला है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और नीचे डिस्कशन कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया और अपना ऑप्शन नंबर यही ठीक था, ठीक है। उसके बाद था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर मतलब कि इसका समर्थन जरूर कर रहे थे, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे थे, ठीक है। उसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया था। और उसके बाद अपन स्वराज पार्टी की बात करें तो स्वराज पार्टी के गठन में मोतीलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। स्वराज पार्टी में दोस्तों इंपॉर्टेंट भूमिका किसकी है? मोतीलाल नेहरू की और चित्तरंजन दास की, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी से संबंधित है। और इसके अलावा दोस्तों असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये अपने गांधी जी से संबंधित है, इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर भारतीय राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस है। स्वदेशी आंदोलन के दोस्तों मतलब कि अब यहाँ पे अपने ये ऑप्शन गलत है। ये पे मतलब सक्रिय तो था, लेकिन पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं था। स्वराज पार्टी में अपने मोतीलाल और यहाँ पे चित्तरंजन दास है, ठीक है। स्वराज पार्टी से संबंधित, अपने महात्मा गांधी नहीं है। महात्मा गांधी किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में निम्न को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि कौन सी घटना कब हुई, इनको मतलब कि एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अपन बात करें दोस्तों साइमन कमीशन की बात करें, साइमन कमीशन आया था 1927 में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दांडी यात्रा की बात करें, दांडी यात्रा अपने 1930, ठीक है, 1930 को। और इसके बाद है दोस्तों अपने गांधी इरविन समझौता, ये हुआ था 1931 को, ठीक है। इसके बाद है पूना समझौता, ठीक है, ये हुआ था अपना, इसके बारे में थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले आया था साइमन कमीशन जो कि 1927 में आया था। उसके बाद दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, ठीक है। और पूना समझौता ये हुआ था अपना 24 सितंबर 1932 को। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन कौन सा आएगा? तो सबसे पहला अपना आएगा साइमन कमीशन, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन किस में दिख रहा है? एक तो इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दांडी यात्रा है, दांडी यात्रा अपने 1930 में हुई थी, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो यहाँ पे पहल इसमें भी पहला है, इसमें पहला, ठीक है। और उसके बाद है अपना गांधी इरविन समझौता, ये हुई थी अपने 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चौथा ऑप्शन आ गया, ठीक है। बी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद लास्ट में हुआ था पूना समझौता, ये अपने 1932 में हुआ था। यहाँ पे वापस देख लीजिए एक बार, साइमन कमीशन 1927 को, दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हो गई थी। और
गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और पूना समझौता की बात करें दोस्तों 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासन काल में हुआ था दोस्तों? तो दिल्ली का जो पुराना किला, इसका निर्माण कौन से शासक के शासन काल में हुआ था? तो ये हुआ था हुमायूं के शासन काल में। ठीक है, हुमायूं के शासन काल में दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुआ था। और ये कब हुआ था दोस्तों? तो इसकी बात करें तो हुमायूं के शासन काल में 1533 से लेकर 1538 के मध्य पुराने किले का निर्माण करवाया गया। उसके बाद दोस्तों शेरशाह सूरी ने यहाँ पे मतलब कि अपना अधिकार जमा लिया, और ये जो पुराना किला इसमें बहुत सारे मतलब कि स्मारकों का निर्माण करवाया। ठीक है, और इसका नाम क्या रख दिया? शेरगढ़। नेक्स्ट देखिए, दी गई घटनाओं के लिए दी गई घटनाओं के निम्नलिखित कालानुक्रम में कौन सा सही नहीं दोस्तों? यहाँ पे कुछ घटनाएं दे रखी हैं, उनको मतलब कि क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है? ठीक है, तो अपन द क्रिप्स मिशन की बात करें दोस्तों, द क्रिप्स मिशन आया था अपने 1942 के अंतर्गत। ठीक है, 1942 के बाद में इसकी बात करें, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये अपना 1930 का। ठीक है, और द कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये अपना है 1946 का। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कर्म वाई बात करें दोस्तों, ये पहला ऑप्शन तो अपना गलत है। ठीक है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में, द क्रिप्स मिशन 1942 में, और द कैबिनेट मिशन ये ऑप्शन अपना ठीक है। क्योंकि सबसे पहले सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। ठीक है, 1930 में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। द क्रिप्स मिशन आया था अपने 1942 में, और उसके बाद द कैबिनेट मिशन आया था अपने 1946 में। ठीक है, द क्रिप्स मिशन अपने 1942 में आया था, और इसकी विफलता के बाद में अपना एक भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1942 में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, नहीं एक्सप्लेनेशन दे रखा। उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन अपना 1930 में हुआ था। ठीक है, और क्रिप्स मिशन अपने 1942 में आता। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। और कैबिनेट मिशन की बात करें दोस्तों, अपने 1946 में आया था, जो कि भारत को मतलब कि एक स्वतंत्र भारत को एक संवैधानिक व्यवस्था प्रदान करने के लिए कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनी गई दोस्तों? तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ये कौन सी सदी में बनी हुई है? ये अपने 17वीं सदी में बनी हुई है। ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद कब बनी? 17वीं सदी में। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में 1656 में शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया। ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहाँ के द्वारा। और मुगल सम्राटों के अंतर्गत दोस्तों शाहजहाँ को सबसे महान भवन निर्माणकर्ता भी माना जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो भवनों का निर्माण करने वाला कौन दोस्तों मुगल सम्राटों में? वो है शाहजहाँ। ठीक है, और जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला शाहजहाँ है, जो कि 1656 में इसका निर्माण करवाया था, जो कि 17वीं शताब्दी मानी जाती है। ठीक है, जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर एक ऊंचे चबूतरे पे स्थित है। ठीक है, ये अपने लाल किले के सामने बिल्कुल, जो कि एक ऊंचे चबूतरे पे, और इसके 3 प्रवेश द्वार हैं। 3 प्रवेश द्वार, जिनमें से एक पूर्वी प्रवेश द्वार है, जिसमें से दोस्तों बादशाह नमाज पढ़ने आया करते थे। बाकी 2 जो प्रवेश द्वार है, उत्तरी और दक्षिणी, इनमें सामान्य प्रजा मतलब कि नमाज पढ़ने के लिए आया करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी की बात करें दोस्तों, गांधी जी मतलब जो खादी के वस्त्र पहनते थे, ये किसका प्रतीक माना जाता था? ये प्रतीक माना जाता था आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है गांधी जी की ये खादी का वस्त्र पहनना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना दोस्तों, यहाँ पे एक तरफ अपने स्मारक है, दूसरी तरफ उनके शासक है। ठीक है, कौन सा स्मारक किस शासक के द्वारा बनाया गया? तो आगरा की किले की बात करें दोस्तों, आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया अपने अकबर के द्वारा। ठीक है, आगरा का किला अकबर के द्वारा बनाया गया। तो पहले के अंतर्गत अपना बी ऑप्शन है। ठीक है, पहले में दोस्तों बी ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा? यहाँ पे अब इस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, पहले में बी ऑप्शन। उसके बाद देखिए अपन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। दूसरे में दूसरे में सी ऑप्शन। ठीक है, दूसरे में सी ऑप्शन यहाँ पे दिखा रखा। उसके बाद अपन पुराना किला की बात करें दोस्तों, पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने, यहाँ पे तीसरे में ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे थोड़ा सा इसको देख लीजिए। आगरे के किले का निर्माण अकबर ने करवाया, ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया, और पुराने किले का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए, नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था दोस्तों? तो सबसे पहले नमक सत्याग्रह की बात करें
तो ये हुआ था प्रारंभ 12 मार्च 1930 को गांधी आश्रम से, ठीक है, सॉरी साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी और ये अपने 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे और वहाँ से मतलब कि मुट्ठी भर नमक उठाया और एक नमक कानून को तोड़ दिया। और उसके बाद में दोस्तों 6 अप्रैल 1930 के बाद में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने दोस्तों 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में, लगभग 24 दिन थे उनमें, लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा की और दांडी पहुंचे। और दांडी है कहाँ पे दोस्तों? गुजरात के नौसारी जिले में, ठीक है, गुजरात के नौसारी जिले में। और ये दांडी कब पहुंचे दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 को। वहां पहुंचने के बाद दोस्तों नमक कानून को भंग किया और उसके बाद में दोस्तों सवनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है। सबसे पहले नमक सत्याग्रह आंदोलन दोस्तों 12 मार्च को प्रारंभ हुआ था। 12 मार्च को दोस्तों ये खत्म, अपना 6 अप्रैल 1930 को खत्म होने के बाद में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हो गया? सवनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ताजमहल के बारे में दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है? तो ये एक भव्य मकबरा है, तो ये बात अपनी सही दोस्तों, एक भव्य मकबरा है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, तो ये बात भी सही है। ये आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, तो ये आगरा फोर्ट के सामने बिल्कुल स्थित है। और इस पर दोस्तों उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने दोस्तों इसका निर्माण किया। तो यहाँ पे दोस्तों जो अपना जो ताजमहल है दोस्तों, ताजमहल के जो कारीगरों का जो नाम है उत्कीर्ण यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन अपना गलत है। ताजमहल पे दोस्तों मतलब कि किसी भी कारीगर का नाम उत्कीर्ण नहीं है। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ताजमहल पर दोस्तों कुरान की आयतें जरूर उत्कीर्ण की गई, ठीक है। ताजमहल पे दोस्तों कौन सी चीज़ें मतलब उत्कीर्ण की गई? कुरान की आयतें। इसके अलावा दोस्तों कोई भी कारीगर का नाम नहीं है। और इस पर उत्कीर्ण कार्य अमानत खास सिराजी के द्वारा किया गया दोस्तों। ये जो कुरान की आयतें लिखी गई, ये किसके द्वारा लिखी गई? अमानत खास सिराजी के द्वारा। केवल एक मात्र है ये भी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इनका नाम ताजमहल के एक द्वार के अंत में उत्कीर्णित है। जो अमानत खां सिराजी है, जिसने क्या लिखी थी? कुरान की आयतें। इसका जो नाम है यह भी केवल एक अंत में उत्कीर्णित है, ठीक है, एक द्वार पे है जो कि अंत में उत्कीर्णित है। किंतु कारीगरी के नाम इनके इनके अंतर्गत दोस्तों उत्कीर्णित नहीं किए गए, ठीक है। ताजमहल में दोस्तों किसी भी कारीगर का नाम उत्कीर्णित नहीं किया गया। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सवनीय अवज्ञा आंदोलन की बात की गई है, ठीक है। सवनीय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया 1930 में? तो इसकी बात करें दोस्तों दांडी, दांडी से, ठीक है। 12 मार्च को ये दोस्तों यात्रा प्रारंभ की थी 1930 को। 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी दोस्तों 12 मार्च 1930 को। ये दांडी पहुंच गए थे 6 अप्रैल 1930 को। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नमक कानून को तोड़ दिया। नमक कानून को तोड़ने के बाद दोस्तों 6 अप्रैल 1930 के बाद में अपने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने दोस्तों 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ में 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी पहुंचे, जो कि दांडी है कहाँ पे दोस्तों? गुजरात के नौसारी जिले में स्थित है। वहाँ पे कब पहुंचे दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 को। और वहाँ पे नमक कानून को भंग किया और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है, कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो कब प्रारंभ हुआ? 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों, मतलब कि ये सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और नमक सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ था।